नमस्कार एमपी। स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम लोग नए नए विषयों पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। उन सारे विषयों को जो समसामयिकी से तो जुड़े ही हैं, साथ ही हमारे जीवन को और देश के भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे ही एक विषय पर आज भी चर्चा करेंगे, लेकिन सप्ताह का पहला दिन है, सोमवार है। एक हमारी प्रथा है कि हम आपको प्रयास करते हैं बताने का कि भारतीय तिथि के अनुसार, जो हमारी सांस्कृतिक तिथि है उसके अनुसार आज कौन सा दिन है। तो आज का पहले आपको दिन बता देते हैं। आज विक्रम संवत 2079 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। 23 मई 2022 दिन सोमवार है। जो जागरूक कैलेंडर है उसके हिसाब से, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से आज का दिन है। सप्ताह की शुरुआत तो हो रही है, तो आपकी सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक हो और आप इसी तरह पूरी ऊर्जा से इस पूरे सप्ताह कार्यरत रहें, अपने परिवार के साथ सदोन्नचित रहें और कितना ज़्यादा सकारात्मक आप रह सकते हैं वो रहने का प्रयास करें। इसी के लिए कृतिका हमारी साथी आपके लिए एक विचार लेकर आती हैं। तो आज का विचार देखते हैं और पूछते हैं कृतिका से कि क्या वो विचार लेकर आई हैं। तो आज का विचार। धन्यवाद शुभ। आज का हमारा विचार हमें दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने। आज का हमारा विचार है, शीघ्र सोने और प्रातः काल जल्दी उठने वाला मानव आरोग्यवान, भाग्यवान और ज्ञानवान होता है। जी बिल्कुल। तो जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं हमारे देश के। यूँ कहें कि आधुनिक धारा के जो साहित्यकार, उनमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो जयशंकर प्रसाद जी का है। और वो जो कह रहे हैं, जो अंग्रेजी में हम अक्सर अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो यही सारी चीज़ें जयशंकर प्रसाद जी भी कह रहे हैं। यही खासियत भी है कृतिका, जब हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, जब हम अपने उस विचार की बात करते हैं जो हमारी मूल संस्कृति ने हमें दिया है। तो वैसे ही आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो भी शायद हमें उस तरफ जोड़ेगा, उस तरफ लेकर जाएगा। उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले आज देख लेते हैं कि 23 मई का दिन क्यों खास रहा पिछली शताब्दियों में, पिछले दशकों में। तो आज का पहले इतिहास एक बार आपको बता देते हैं। आज ही के दिन 1895 में सितारे हिंद के नाम से मशहूर शिव प्रसाद जी का निधन हुआ था। 1931 में आज ही के दिन सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार शरद जोशी जी का जन्म हुआ था। 1947 में ब्रिटिश शासन ने अपनी कैबिनेट में भारत को धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांटने वाले प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की थी। 1987 में आज ही के दिन दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। उसके पहले ये सिर्फ 2 जिले हुआ करते थे जिन्हें भारतीय शासन के अंतर्गत रखा गया था। 1987 में इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो ये इतिहास है। देखिए कैसे कला, संस्कृति, राजनीति, विज्ञान, हर चीज़ हमारे वर्तमान को प्रभावित करती है और वर्तमान के साथ साथ आने वाले भविष्य को भी प्रभावित करती है। और कहते भी हैं कि जो देश अपने इतिहास, अपनी संस्कृति की इज्जत नहीं करता वो अपने इतिहास को बार बार दोहराता भी है। तो इस पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज हमारे पास खास विषय है जो हमें प्रभावित कर रहा है, जिसे हम भी प्रभावित कर रहे हैं गाहे बगाहे। ले देकर तो लाइव फोन इन कार्यक्रम में नमस्कार एमपी आप सभी जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, 1800-233-0040 ये टोल फ्री नंबर। इस पर कॉल करके आप अपनी जो भी सवाल हैं या कुछ आप बोलना चाहते हैं, आज का जो विषय हमारा होगा उसके बारे में अगर आप कुछ बात करें जागरूकता से संबंधित तो ज़्यादा बेहतर होगा। लैंडलाइन नंबर है 075526600049। तो इस नंबर पर भी कॉल करके आप अपनी राय, अपने विचार या अपने सवाल हमारे विशिष्ट अतिथियों से पूछ सकते हैं। तो जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनके बारे में आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्री चितरंजन त्यागी जी हैं। आप प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं मध्य प्रदेश प्रधान वन विभाग और संरक्षण के। साथ ही हमारे साथ संदीप सक्सेना जी हैं। आप वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं और लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं और निजी क्षेत्र में काम करने वाले जो गिने चुने व्यक्तियों जिनकी हम बात करते हैं, जिन्होंने बृहद स्तर पर काम किया, उसमें संदीप जी का नाम शामिल है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सबसे पहले हम चितरंजन जी आपसे ही शुरू करेंगे कि, और फिर उसके बाद संदीप जी को फॉलो करेंगे कि पर्यावरण की जब हम बात करते हैं उनमें हम वन संरक्षण को कहाँ देखते हैं, कैसे वो एक दूसरे के पूरक बनते हैं? देखिए, पर्यावरण सभी जीवित और अजीवित वस्तुओं से मिलकर हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वही पर्यावरण कहलाती हैं। इसमें जो दोनों के बीच संबंध है वो बहुत गहरा है। अजीवित जैसे चीज़ें हैं, चट्टानें हैं, पानी है, सॉइल है, वो सब मिल के जीवित संसार की रचना करते हैं। तो वन का इसमें जो महत्व है वह यह है कि वन एक प्राकृतिक ऐसा समुदाय है जीवधारियों का जो मनुष्य के बिना दखल के अपने
लगातार अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है, उसमें नई पीढ़ियाँ, नई प्रजातियाँ सब पैदा होते रहती हैं, उसमें किसी मानवीय दखल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में वृक्ष और वन में यही मुख्य अंतर है कि वृक्ष को आपको लगाना पड़ता है और उसके लाभ हैं लगाने के भी, लेकिन वन स्वसंचालित है जी, सेल्फ प्रोपेगेशन जिसको कहते हैं, वो प्रकृति की भी यही परिभाषा है कि जो स्वसंचालित रहती है। तो वो जो सेवाएं हमें देते हैं, सामग्री के रूप में हो और चाहे पारिस्थितिकीय सेवाओं के रूप में हो, जिसमें ऑक्सीजन है, जल है, भूमि का या सॉइल है जो जंगलों से प्राप्त होती है, वो मानव के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जी। खास तौर से जल का बहुत ज़्यादा महत्व है कि पूरे सिविलाइजेशन के लिए, पूरे समाज के लिए जो जल की उपलब्धता है वो उसको सुनिश्चित करने, साफ करने, जल को संरक्षित करने और धीरे धीरे उसको नदियों के रूप में बहाने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए हम लोग एक समाज के रूप में, देश के रूप में, दुनिया के रूप में वनों के संरक्षण को महत्व देते हैं जी। एक चीज़ संदीप जी आपसे पूछेंगे, जो दखल की बात सर ने की, वहीं से आपका, क्योंकि आप लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे हम वनों को प्रभावित कर रहे हैं, क्या ये दखल वर्तमान समय में संभव है कि हम इसे कितना कम से कम कर पाएँ, न्यूनतम कर पाएँ या फिर ख़त्म ही कर पाएँ? क्या आपको लग रहा है कि अब जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, आवश्यकता भी इसी की है कि उसे ख़त्म किया जाए, और क्या वो संभव आपको लगता है? मेरा विचार है कि दखल तो एक समझिए नेगेटिव टर्म है, वो तब उत्पन्न होता है जब हम उससे लड़ने लगते हैं। ठीक है, हम उसको एक अलग चीज़ मान के उसको अलग व्यवस्था मानते हैं। उसके बनिस्पत हम उस व्यवस्था को अपना ही अंग माने। ठीक है, तो दखल का उल्टा ये होता है कि हम चाहे शहरों में रह रहे हों, लेकिन वो व्यवस्था को पहचाने और उसको अपना ही हिस्सा माने। तो जैसा सर ने कहा पानी के बारे में जी, तो एक विचार और है, और ये बिल्कुल सेटल्ड विचार है रिसर्च के बेस पे, कि पेड़ जो होते हैं वो उनसे अच्छा तालाब कोई नहीं होता। अच्छा, पेड़ जो होते हैं वो पॉन्ड की तरह काम करते हैं, और जो बाकी जीव होते हैं वो एक्चुअली ड्रिप इरिगेशन की तरह काम करते हैं। तो अपन जब दखल की बात करने लग जाते हैं, पानी संरक्षण की भी बात चालू हो जाती है। उसकी बजाय जब हम पेड़ लगाने लगते हैं तो अपने आप पानी संरक्षण हो गया, तो एक दृष्टि बदल गई। और देखेंगे आप नदियाँ चलने लग जाती हैं, अपने आप जो नमी आ जाती है सॉइल में। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से बोलना चाहूँगा, हम लड़े नहीं, हम उसको आत्मसात कर लें। ठीक है, तो दखल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो एक हम देखते हैं कि जिसको कहते हैं इंक्रोचमेंट करना उस क्षेत्र में, पहले चित्रंजन जी आपसे इस पर जानेंगे कि जो इंक्रोचमेंट के हम देखते हैं कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एक बहुत सामान्य अब तो टर्म हो गया, पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है, दशकों में, कि कंक्रीट के जंगल हम बनाते जा रहे हैं। क्या उसे कम करने की अब ज़रूरत है इस परिस्थिति में, या फिर आपको लग रहा है कि उसमें भी एक समन्वय बना के हम आगे बढ़ सकते हैं? इसमें मध्य प्रदेश सरकार और जो आपका विभाग है उसको अगर हम ध्यान में रखते हुए बात करें तो क्या कुछ हो रहा है अभी? मध्य प्रदेश के लोगों में जंगलों को संरक्षित करने की संस्कृति है। ठीक है, अभी विद्यमान है, बहुत अच्छे, बहुत गहरे से बैठी हुई है। लोग अपने गांव के आसपास के जंगलों के महत्व को समझते हैं और उसके संरक्षण के लिए जब भी उनको सही अवसर मिलता है तो उसमें अपनी भूमिका अदा करते हैं। यही कारण है कि पिछले 20 सालों में तरह तरह के दबावों के बावजूद मध्य प्रदेश में जंगल बेहतरी की तरफ अग्रसित हैं। बहुत ही कम मात्रा में हो चाहे, लेकिन बेहतर हो रहे हैं। उसका कारण विभाग और समाज का मिलकर प्रकृति के सिद्धांतों के साथ चलते हुए उसका प्रबंधन करना है। इसलिए जैसे जैसे समाज में पर्यावरण के महत्व को समझा जा रहा है, उसी के साथ साथ लोगों में समस्याओं को, जो कि अतिक्रमण से जुड़ी हैं या शहरीकरण या आबादी से जुड़ी हैं, इनको प्रबंधित करने में भी स्थानीय लोग
मदद करते हैं, बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हैं। चलिए हमारे साथ नंद स्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश, तो उनसे बात करता हूँ, उनका कुछ कहना है। जी स्वागत है मिश्रा जी, आपका बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए आम जन की क्या भूमिका होनी चाहिए, मतलब कितना उनको जंगल लगाना चाहिए, कितना तालाब खोदना चाहिए, कितने में अपना खाद्य पदार्थ बोना चाहिए। कहते हैं ना वाहन फैलाते हैं प्रदूषण घना घोर, पर्यावरण बचाना तो वृक्ष लगाओ चारों ओर, और जिंदगी बचानी शुद्ध अगर हो वायु तो लंबी होगी हमारी आयु। बिल्कुल, वो ये जानना चाह रहे हैं संदीप जी, आपसे पहले इसका उत्तर लेंगे फिर सर के पास आएंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों की तरफ से क्या होना चाहिए, क्या कोई ऐसा तय मानक होना चाहिए जिसमें वो कितने हिस्सों में उन्हें वन बना के रखना है, जंगल बचा कर रखना है, कितने हिस्सों में अपना काम करना है, ये कोई तय मानक है, या फिर उन्हें अपने ही स्वाविवेक से तय करना चाहिए कि कितने हिस्सों में उन्हें रहना है, कितने हिस्सों में वन को रखना है। हाँ, तो इसमें एक मूल प्रश्न सबसे पहले आता है, क्या व्यक्ति प्रकृति से अलग हो सकता है? भाई हवा तो हम वैसे ही लेंगे, पानी ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें स्वाविवेक का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि हम जिस जगह रह रहे हैं, हर जगह की प्रकृति अलग है, गंगा किनारे रहने वालों की अलग है, बिल्कुल हमारे यहाँ रहने वालों की अलग है। तो जिस जगह पे हम रह रहे हैं अपना विवेक इस्तेमाल करें और उसको संरक्षित करें। और संरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए जगह नहीं है हमारे पास, तो भी हम छोटा सा तुलसी के पौधे जी, चिड़ियों के लिए घर की जगह दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं जी। तो ये सोच रखना कि हम उससे दूर हैं या हमारे पास कमी है, वो नहीं। आप क्या जो भी है वो बहुत है, उपलब्ध संसाधन आप उससे बहुत कर सकते हो। जी। एक छोटी सी बालकनी भी है, 10 स्क्वायर फीट की भी है, तो आप इतना जीवन दे सकते हो जी। तो और अब ये वो हो गई, जो गंगा किनारे रह रहा है वो उसको एक अलग सोच हो गई, एक बालकनी में रह रहा है 18वीं फ्लोर पे, उसकी एक अलग सोच हो गई। तो देने के लिए सबके पास है, बस वो जगाने वाली बात है। जी, प्रशासन की तरफ से अगर त्यागी जी हम आपसे जानना चाहें कि क्या कुछ हम लोगों ने ऐसे मानक तय किए हैं कि इन क्षेत्रों में यही रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम कर सकते? हमारे देश की नीति है कि 1/3 ज़मीन के ऊपर वन होने चाहिए। जी। देश की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये जरूरी माना गया है। लेकिन एक व्यक्तिगत, एक किसान के लिए इसमें बेहतर होगा कि उसको अपने मिट्टी कैसी है, जल की उपलब्धता कैसी है, उसके नज़रिए से अपने वृक्षों का चयन करना चाहिए। जी। पथरीले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, ढलानी ज़मीनें हैं, उनमें उनको ज़्यादा वृक्ष आधारित कृषि की तरफ जाना चाहिए। उससे उनको न केवल मिट्टी संरक्षित होती है, पानी संरक्षित होता है, बल्कि उनको अकाल से भी मुक्ति मिलती है, क्योंकि वृक्ष जो हैं वो आपको जब वर्षा में अधिक गैप आ गया या कम पानी गिरा, उस वक्त भी अपना उत्पाद देते हैं और उसका उपयोग करके फार्मर अपनी आजीविका को स्थायी रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। तो वृक्षों का ये महत्व है। जहाँ भी जितना मुश्किल इकोसिस्टम होगा, मतलब पारिस्थितिकीय स्थितियाँ जितनी कठिन होंगी, वहीं पर उनको वृक्षों को लगाने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जी। तो जैसे वृक्षों से पानी की जो बात, एक पूरी प्रक्रिया हमने देखी, जैसे संदीप जी ने कहा कि जब आप वृक्ष लगाते हैं तो पानी, जल संरक्षण अपने आप शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है, जैसे हमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना है। कई बार बहुत कुछ नहीं करना होता है, जैसे संदीप जी ने कहा कृतिका कि अगर आप 18वें माले पर रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप ये कहते हैं कि मैं तो उस क्षेत्र से बहुत दूर हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जो करना चाहता तो आपके पास भी उपलब्ध संसाधन है जिस पर आप काम कर सकते हैं। शुभ, जल संरक्षण के विषय में बात हो रही थी, तो मैं त्यागी सर से पूछना चाहूँगी कि सर जल संरक्षण का क्या महत्व है और इसके लिए इसकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, आपने जल के महत्व को जैसे बताया, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। उद्योग धंधे, कृषि में सबसे ज़्यादा जल लगता है। तो जल के संरक्षण के लिए दो पक्ष हैं। एक जो उसके प्राप्ति का साधन है, दूसरा उसका उपयोग है। तो सरकार में दोनों पक्षों पे काम होता है।
जो जलागम क्षेत्र हैं उनके संरक्षण के लिए ही हम इतने वन क्षेत्र को प्रबंधित करते हैं। सरकार इसका खर्च उठाती है, इससे कोई इनकम थोड़े होती है सरकार को, इसका खर्च हमारे देश की सरकार इसीलिए उठाती है। जी, मैं आपको रोकूंगा सर। ऋषि मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, कॉलर हैं ग्वालियर से, उनसे बात करते हैं। स्वागत है ऋषि जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये है सर कि ये पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। धन्यवाद आपका जी। मैं बधाई देना चाहता हूँ। मुझे भी जब भी समय मिलता है मैं भी पेड़ पौधे लगाता रहता हूँ, बहुत बढ़िया, और लोगों को जागरूक भी करता रहता हूँ जी। लेकिन इतना गंभीर विषय होने के बाद भी कुछ लोग इसे बड़ा सामान्य विषय मान के चलते हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, पूरे हम सारी जो हमारी टीम है उसकी तरफ से, कि आप स्वयं तो करते ही हैं, साथ ही लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। संदीप जी, ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है वर्तमान समय में, और वो जो कह रहे हैं उसका जवाब भी आप दीजिएगा कि कुछ लोग हैं जो बहुत सामान्य इसको ले रहे हैं कि हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है वाला। हाँ, ये जागरूकता बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है, और एक मूल बात हमें समझना पड़ेगा जी, वो ये पड़ेगा कि देखिए, हम भी एक जीव है, मानव भी एक जीव है, और जीव का एक प्राकृतिक दिशा होती है कि वो चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छी संरक्षित दिशा में रहें, वातावरण में। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या 150 करोड़ जो या 100 करोड़ अगले पीढ़ी है, क्या वो ये देश छोड़ के अमेरिका में रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, उनको यहीं रहना है। तो यहाँ के जो संपदा है उसको बचाएं जी, है ना, बस इतनी सी सोच है। तो जो लोग, और ये सोच इंसान के अंदर बहुत आसानी से चली जाती है, बिल्कुल, बाकी चीज़ें आसानी से नहीं जाएंगी। वो सोचेगा कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, दूसरे लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब सोचने में लग जाता है। लेकिन जैसे उसको लगता है कि भाई तुम 20 साल बाद क्या सोच रहे हो जी, ठीक है, गांव-गांव से पलायन हो रहा है, गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से विदेश, क्या सब चले जाएंगे? ठीक है, तो क्या इसको रोकना है बस? और जो आपके घर में पल रहे हैं बच्चे, मोहल्ले में पल रहे हैं, इनके लिए क्या करना है जी, बस उसी समय सारी सोच खत्म हो जाती है। तो इतना आसान है जागरूकता फैलाना जी। इसमें निराश होने वाली बात नहीं, बस वो जागरूकता अभी आ नहीं रही है, वो सूत्र बहुत आसान है। जो आप बता रहे हैं कि पहले से बहुत हद तक ये लोगों में बड़ी है जागरूकता। एक चीज़, जैसे धन संपदा की, वन संपदा की बात लगातार हो रही है त्यागी जी, वनोपज को लेकर भी हम बहुत बात करते हैं, और वो शायद एक बड़ा स्रोत हो सकता है लोगों को ये बताने का कि वो भी उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारी अपनी निजी धन संपदा होती है। मैं पहले उनके प्रश्न पे एक लाइन बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश वन विभाग की तरफ से हम लोग हर साल 1 लाख से अधिक बच्चों को वन क्षेत्र में ले जाकर उनको उसका एप्रिसिएशन कराते हैं। अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग करते हैं, अनुभूति कहते हैं उस कार्यक्रम को जी, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसके महत्व को समझें, और हम न केवल इस पीढ़ी की बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित कर सकें, ताकि वो भी विकास का वैसे ही आनंद ले सकें जैसा हमारी पीढ़ी ने ली। वन विभाग की तरफ से जो इसमें गतिविधियां की जा रही हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो नीति है हमारे देश की, सिद्धांत है वनों के प्रबंधन का, वो ये है कि वनों में होने वाले उत्पादों पर पहला हक स्थानीय लोगों का है। बिल्कुल, और उससे प्राप्त होने वाली सेवाएं, खासतौर से पर्यावरणीय सेवाओं पर पूरे देश के लोगों का जीवन टिका हुआ है। बिल्कुल, इसलिए अगर हम उत्पाद को स्थानीय लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो उन वनों को संरक्षित रखने में सतत रूप से अपनी भूमिका अदा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी लघु वनोपज होती हैं, महुआ, आंवला, हर्रा, बहेड़ा, अनगिनत उनकी संख्या है, दवाइयों के रूप में उपयोग होती हैं, खाने के रूप में उपयोग होती हैं, या किसी दूसरे उत्पाद में जाती हैं, उस पर 100% स्थानीय समुदायों को अधिकार प्राप्त है। वो 100% उन्हीं की रहती है जी। कुछ में वन विभाग उनकी मदद करता है, जैसे तेंदुपत्ता में संग्रहण को में एग्रीगेशन की एक्टिविटी रहती है कि एग्रीगेशन करने से बेहतर मूल्य मिलता है, तो उस काम को हम करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी जो लाभ की राशि वो वापस स्थानीय समुदाय को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इसी तरह जो मुख्य उत्पाद है, यानी कि कास्ट है, इमारती लकड़ी है, उसमें भी कुल राजस्व का 20% स्थानीय समुदायों को दिया जाता है। ये राशि करीब 150 करोड़ से अधिक होती है जी। तो इस तरह से
स्थानीय समुदायों को अपने वन क्षेत्रों को अच्छे तरीके से कंजर्व करने, वहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करने जी का लगातार लाभ मिलता रहता है, जिससे उनको एक स्थायी भाव वहाँ पे पैदा होता जा रहा है। मैंने अभी इनका सर्वेक्षण कराया था, तो हमारे प्रदेश में 1152 ऐसे गांव हैं जी जिन्हें बिगड़े वन क्षेत्र में भागीदार बनाया गया था, बिगड़े वन क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए जी। और इन 1152 गांव ने पूरी तरह से अपने वन क्षेत्रों को जी। अच्छे वन क्षेत्र में बदल दिया है जी। ये जो बात सर आप कर रहे हैं, मैं इस पे एक और दर्शकों को जो बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं इसे मध्य प्रदेश के नज़रिए से अगर हम देखें, हमारे प्रदेश के नज़रिए से, तो जैसे उन्होंने सर ने कहा कि 1152 गांव ऐसे हैं जिन्हें बिगड़े वन क्षेत्रों से बेहतर वन क्षेत्रों में लाया गया, तो ये तो 1152 वो हैं जिन्हें बिगड़े वन क्षेत्र माना गया। इसके अलावा कई गांव ऐसे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश देश का इकलौता ऐसा राज्य है, या यूँ कहें कि सबसे बड़ा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक वन क्षेत्र है, और हम लोगों ने उसे संयोजित करके रखा हुआ है। और देश ही नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी मध्य प्रदेश का नंबर जो है वो नंबर 2 पर आता है। तो ये एक बड़ी बात है। और त्यागी जी जो आप बात कर रहे थे उसी को अब आगे बढ़ाते हुए, कैसे मध्य प्रदेश सरकार और कैसे आपका विभाग इसमें काम कर रहा है कि इतने वर्षों से हम लोगों ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की कि अभी तक हमने उसे संयोजित करके रखा हुआ है। जी, इसमें जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समुदाय हैं जी, आमतौर पर वनों के आसपास रहने वाले, वन के साथ उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक जुड़ाव है। जब भी कभी वन अच्छा होता है तो वो बहुत खुशी प्रकट करते हैं जी। हम लोग आंकड़ों के माध्यम से उसको कहते हैं, लेकिन वो खुशी प्रकट करके उसको बताते हैं कि हमारे जंगल में अब ये जानवर आ गया, अब जंगल में शेर आ गया। इसका मतलब जंगल की हेल्थ लगातार सुधर रही है। जी। इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग जीडीपी के आंकड़े को महत्व देते हैं, बिल्कुल, और वो अकेला आंकड़ा किंग ऑफ इंडिकेटर्स कहते हैं उसको जी, आंकड़ों का राजा। इसी तरह जंगल के स्वास्थ्य का जो किंग है या उसका राजा है इंडिकेटर्स का, वो शेर है। अगर किसी जगह पे बाघ की उपस्थिति है मध्य प्रदेश में, तो वो एकदम हेल्दी फॉरेस्ट है, बढ़िया फॉरेस्ट है, स्वस्थ जंगल है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में लगातार बाघों का विस्तार हो रहा है। ये हमारे बेहतर होते हुए जंगलों और स्थानीय लोगों के और शासकीय व्यवस्था के बीच सुधरते हुए समन्वय का नतीजा है। जी, बिल्कुल। अब एक चीज़ संदीप जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे सर ने कहा कि आंकड़ों का राजा जो जंगल में जब बाघ या शेर या इस तरह की, मैंने एक चीज़ देखी है पिछले कुछ दशकों में, छोटे शहरों की अगर हम विशेष रूप से बात करें, कस्बों की बात करें, तो एक चिड़िया हमारे यहाँ बहुत दिखती थी, उसकी तादाद बहुत कम हुई है। शहरों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये गौरैया चिड़िया जिसको हम लोग कहते हैं, क्या शहरों में वो जागरूकता कम हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि हम लोग क्योंकि अब अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं, शायद इसी वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ये भी प्रकृति का हिस्सा है। और मैं तो अपने बचपन में हम लोग देखते थे, जो बड़े हुए ही हैं उन चिड़ियों को देख करके, और अचानक से जब भोपाल में मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि वो दिखती ही नहीं। क्या कारण है इसका कि शहरी क्षेत्र जो है इन चीज़ों से लगातार दूर होते गए हैं? इसका कारण पर्यावरण का नाश तो कम है, लेकिन थोड़ी सी शिक्षा, जिस तरह से शिक्षा रही है लोगों की, वो समस्या रही है कि लोगों ने पहले हम उनके साथ रहना पसंद करते थे, ठीक है, और उसके हिसाब से उनको जगह भी देते थे। और अब हम लोग कुछ समझ थोड़ी सी कम हुई तो जो आधुनिकता में ऐसे पड़े कि उनसे दूर रहने लगे। ठीक है, तो ये एक शिक्षा की कमी है कि, और काफ़ी लंबे समय से ये कमी हो जाती है, तो फिर समाज समझ नहीं पाता कि अब इसको वापस कैसे करना है। जी, तो वो अच्छी बात है कि नए बच्चों में वो आने लगा है, क्योंकि अब ज़रूरत हो गई है। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चिड़िया है, वातावरण मिलेगा, वापस से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तुरंत हो जाएंगी। तो वो वातावरण देना बहुत आसान है। जैसे भोपाल जैसे शहर हो गया, महानगर भी हो गया, काफ़ी उद्यान है, बाग हैं, सॉरी ये सब हैं, तो अपने पास ये आराम से बन सकती है व्यवस्था। शिक्षा और वापस वो लेके आना कि हमारे लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। वन विभाग की बात करें, त्यागी जी आपसे पहले पूछेंगे, फिर संदीप जी से एक सवाल करेंगे कि
जो आपने कहा कि आप हर साल कुछ बच्चों को भेजते हैं वनों में और प्रयास करते हैं कि उनको उसके साथ घोल मेल किया जाए, मिल युवाओं को जोड़कर आप जागरूकता के लिए क्या कर रहे हैं? क्या जो युवा जंगल जा रहे हैं उन्हें आप वापस से ला करके और एक तरह से जिम्मेदारी उनकी तय करते हैं कि अब आपको शहरों में भी ये विकसित करना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना? जी, हम लोग लगातार समाज के विभिन्न जो अंग हैं जी, उनको उनके साथ समन्वय बनाने के लिए और इस भावना को विकसित करने के लिए पर्यावरण के संरक्षण की लगातार काम करते हैं। स्थानीय लेवल पर हम लोग जो ग्रामीण युवा हैं उनको न केवल वनों के संरक्षण के संबंध में हम लोग उनसे बातचीत करते हैं, बल्कि उनके खुद के जीवन को भी कैसे बेहतर बनाएं। जी, और एक तो उनकी वन आधारित आजीविकाएं हैं, वनों पर आश्रित परिवार हैं परंपरा के रूप में। उसके साथ साथ एक नई एस्पिरेशन है, नई एक भावना है जिसमें दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले ये युवा भी मुख्य धारा की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं जी, और पिछले 3 सालों में ही हमने 10,000 से ज़्यादा युवाओं को, लड़के और लड़कियों को विभिन्न कौशलों में उनको प्रशिक्षण करा के रोजगार में या स्वरोजगार का अवसर उनको उपलब्ध कराया है। जी, तो इस तरह की गतिविधियां करने से हम लगातार स्थानीय युवाओं के साथ एक संबंध बनाए रहते हैं और वो हमारी जो अपेक्षाएं हैं जी, और उनको जो हमसे अपेक्षाएं हैं उनको पूरी करते रहते हैं। और शहर में अगर आप देखेंगे तो कई बार हम लोग वृक्षारोपण के और पर्यावरण को सुधारने के कार्यक्रम चलाते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करने वाला कार्यक्रम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रोजाना अपने दिन की शुरुआत पौधा लगा के करते हैं। जी, तो वो हमको पौधों, वृक्षों, दूसरे जीवों के महत्व को हर सुबह याद दिला देता है। बिल्कुल। तो एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस तरह का मैसेज दिया जाना युवाओं में और लोगों में एक बहुत सकारात्मक भावना को विकसित कर रहा है। बिल्कुल। और यही देखिए कृतिका, दयानंद सरस्वती जी बड़े सुप्रसिद्ध हमारे यहाँ एक समाज सेवी हुए हैं, उन्होंने कहा भी था कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय अगर कोई था तो वो आज से 20 साल पहले था। बिल्कुल। दूसरा कोई सबसे अच्छा समय है तो वो आज और अभी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय, आने वाली पीढ़ी, जो 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी है वो बेहतर बने, तो आज ही एक पेड़ लगाएं। और जो मुख्यमंत्री जी जिनकी बात कर भी रहे थे, त्यागी जी, उन्होंने सबको वो यही निवेदन करते हैं कि आप अपने जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह पर तो कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी कृतिका। शुभ, हम बात कर रहे थे जागरूकता के ऊपर, तो वन संरक्षण को सर मैं त्यागी जी से पूछना चाहूँगी कि वन संरक्षण का टूरिज्म से हम किस तरह उसे जोड़ सकते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया संबंध में। वन का जो सबसे अच्छा उपयोग है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कंजम्पटिव इस्तेमाल, मतलब जिसमें आप जंगल को का उपयोग नहीं करते हैं जी, लकड़ी काट के निकालते हैं, वो एक तरह से बाहर लाते हैं, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए, बेहतर रखते हुए उसका जो सबसे अच्छा उपयोग है वो है टूरिज्म। जी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन में की जो नीतियां हैं उनमें इसका बड़ा महत्व है। जहाँ भी हमारे नेशनल पार्क हैं जी, वहाँ पे स्थानीय लोगों को गाइड और गाड़ियाँ लगाने का अवसर उन्हीं को दिया जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो नई विधा हम लोगों ने शुरू की है पिछले 8-10 सालों से, इको टूरिज्म है, जिसमें स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करना और उनको अपने क्षेत्र में इको टूरिज्म या इको पर्यटन को शुरू करना, जी, इस तरह की मदद हम लोग करते हैं। करीब करीब 140 जगह पे इस तरह की गतिविधि चल रही है जहाँ स्थानीय युवाओं के माध्यम से इको टूरिज्म शुरू किया गया है जी, और उससे होने वाली समस्त आय पे उनका अधिकार रहता है। कई जगह इसके बहुत अच्छे नतीजे हैं और युवा जब अपने खुद के गांव में अपने खुद के वन क्षेत्र को संरक्षित करके रोजगार प्राप्त करते हैं, तो इसका दूरगामी परिणाम ये है कि स्थानीय आजीविकाओं के सुदृढ़ीकरण के साथ साथ वन क्षेत्र भी पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित रहता है। और जो पलायन की बात संदीप जी कर रहे थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक रोक लगती है और लोग अपने ही क्षेत्र में रहकर, जैसे हम कहते भी हैं कि
किसी पेड़ का विकास होता है तो उसकी जड़ से ही होता है, वैसे अगर किसी व्यक्ति का भी विकास होता है कृति का तो वो भी उसकी जड़ से ही होता है, तो वो अपने क्षेत्र में ही ज़्यादा विकास कर सकता है। ऐसे ही एक पर्यटन क्षेत्र की आपको सैर कराते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम के विशेष हिस्से में। तो पर्यटन की सैर करके आते हैं और कार्यक्रम में लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है, आप सब भी हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल एक पर्यटक स्थल की सैर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा है छोटा सा गांव भोजपुर। अपनी सुंदरता और शांति के चलते ये गांव सैलानियों को बरबस ही आकर्षित करता है। बेतवा और कलियासोत नदियों के मध्य हरी भरी घाटियों से सजे इस स्थान का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। तो भोजपुर में पर्यटकों के देखने सुनने के लिए काफी कुछ है, मगर इस शिव मंदिर की अपनी अलग पहचान है। दूर से देखने पर पिरामिड की तरह दिखाई देने वाले इस मंदिर में प्राचीन कलाकारों की कला के नमूने भी देखने लायक हैं। लंबाई चौड़ाई में विशाल 10 मीटर ऊंचा तथा लगभग 4.5 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार विभिन्न साधारण शाखाओं से अलंकृत है और इन शाखाओं के निचले भागों पर गंगा, यमुना, शैव, द्वारपाल, कुबेर और अन्य देवी देवताओं के शिल्प चित्रों को उकेर कर अलंकृत किया गया है। आमतौर पर मंदिरों में प्रवेश सीढ़ियां चढ़कर सीधे किया जाता है, किंतु इस ऐतिहासिक मंदिर के विशाल गर्भगृह तक पहुंचने के लिए विशाल चंद्रशिला से होकर नीचे उतरना पड़ता है। नीचे उतरने पर इस मंदिर की भव्यता को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। मंदिर की छत का निर्माण 36 फीट ऊंचे स्तंभों पर किया गया है। गर्भगृह में निर्मित विशाल शिवलिंग के कारण ही इस स्थल को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। जलधारी सहित शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 22 फीट है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसकी प्रणाली सामान्य मंदिरों के समान उत्तर में है, किंतु यहाँ गोमुख की जगह मकर मुख प्रणाली का प्रयोग किया गया है, जो उत्तर दिशा की सूचक है। शिव मंदिर के पृष्ठभाग में एक विशाल ढलुआ दीवार है, जिसे देखकर प्रतीत होता है कि इसी के सहारे मंदिर के ऊपर विशाल पत्थरों, वास्तुखंडों और शिलाओं को हाथियों और अन्य तत्कालीन साधनों से चढ़ाया जाता था। मंदिर को लेकर कई तरह की कथाएं भी पर्यटकों और यहाँ के निवासियों में प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मत है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ भी निवास किया था और इसके निर्माण का कार्य बलशाली भीम ने स्वयं किया था। एक अन्य प्रचलित किंवदंती है कि राजा भोज कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तो उन्हें ऐसा सुझाव दिया गया कि रोग मुक्त होने के लिए उन्हें 9 नदियों तथा 19 धाराओं से एकत्रित जल में स्नान करना चाहिए। राजा भोज ने इसी स्थान पर नदियों के जलाशय का निर्माण करवाया तथा रोग मुक्त होकर इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर के समीप स्थित चट्टानों पर अंकित मंदिर की बनावट के संपूर्ण रेखा चित्र आज भी देखे जा सकते हैं। इसके आसपास के रमणीक स्थल पर भी पर्यटकों को घूमते हुए देखा जा सकता है।
तो अभी आपने पर्यटन विशेष इस स्थल में भोजपुर में देखा कि कैसे एक शिवजी की बहुत पुरानी प्रतिमा है और उसे कैसे संरक्षित करके रखा गया, और भोजपाल राजा भोजपाल जो कृतिका हुआ करते थे उनके ज़माने से कहा जा रहा है कि इसको इसी तरह से संरक्षित किया गया। और जबकि आप विभागों की तरफ से बात करें तो इसके आसपास का भी जो पूरा क्षेत्र है उसे संरक्षित किया गया इसी तरह से कि वन परिक्षेत्र भी बना रहे और जंगल परिक्षेत्र भी बना रहे। तो यही विकास भी है और साथ ही जो हमारी मूल संस्कृति है इसके साथ भी कृतिका हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। शुभ, हमने वन संरक्षण के विषय में बात की, पर आज हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी त्यागी जी से कि सर जैव विविधता के अंतर्गत मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्य हो रहे हैं और जैव विविधता कितनी महत्वता रखती है? जी, जैव विविधता जैसा मैंने पहले कहा कि वन की जो स्वसंचालित, खुद को संचालित करने की क्षमता है जी, वो जैव विविधता से आती है। बिल्कुल। इसमें अनंत संख्या में जमीन के अंदर जीव हैं, बल्कि जितने जमीन के ऊपर वन दिखता है उससे ज़्यादा जीव जमीन के अंदर है। जी। इसलिए कार्बन कंटेंट भी जो जमीन के ऊपर है उससे ज़्यादा जमीन के अंदर रहता है। जी। तो ये इनका जो परस्पर संबंध है ये इसको संचालित करता है और साथ ही साथ वो सब उत्पाद हमें उपलब्ध कराता है जिनको हम तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तरह तरह के जीव जो हमको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, खाना उपलब्ध कराते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब तक जैव विविधता रहेगी तब तक स्वसंचालन बना रहेगा प्रकृति का जी। और आप किसी भी क्षेत्र को खाली छोड़ेंगे तो वन उगाएगा वहाँ। बिल्कुल। जिस दिन हमारी जैव विविधता समाप्त हो जाएगी तो फिर ऐसा नहीं हो सकेगा, फिर हमें वृक्षारोपण करने पड़ेंगे जी। तो वन और वृक्षारोपण का यही मुख्य अंतर है। वृक्षारोपण वन का स्वरूप नहीं ले सकते जी। तो जैव विविधता को बनाए रखने में हम अपनी इस स्वसंचालन को प्रकृति के बनाए रख पाते हैं जी। दूसरा, जैव विविधता का महत्व यह है कि ये लगातार मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका अदा करते आया है। अभी तक मनुष्य की क्षमता नहीं है कि वो किसी तरह के जैविक पदार्थ जिसको डीएनए या उससे हम करते हैं आइडेंटिफाई, उसको बना सके, जैविक सामग्री बना सके। तो वो जैविक सामग्री का भंडार है, अनंत भंडार है। इसलिए वनों का संरक्षण हमें लगातार मानव के जीवन को बेहतर बनाने वाली सामग्रियां उपलब्ध कराने में सक्षम है। बिल्कुल। हम हमेशा मनुष्य जो है जी, उसमें पाए जाने वाले प्राणियों, वृक्षों, कवकों जिनको फंगस कहते हैं जी, उन सब से अपने आप को बेहतर करते आए हैं, नई खोज करते आए हैं, उनसे नई चीजें ढूंढते हुए आए हैं। बिल्कुल। अभी पिछले 50 सालों में ही जी। जंगल से बाहर लाकर कम से कम 50-60 तरह की चीज़ों की हमने खेती शुरू की। अच्छा जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ संदीप जी आपसे, जो सर ने बात कही कि कैसे वो अपनी एक प्राकृतिक जो उनका पूरा लाइफ साइकिल उसे वो फॉलो कर रहे हैं। हम लोग जब जनजातीय समुदायों की बात करते हैं, जो ग्रामीण आदिवासी अंचल हैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश के, वो ज़्यादातर इन्हीं के चारों तरफ विकसित हुए हैं और उनकी संस्कृति भी इसी तरह से विकसित हुई है कि वो इन दोनों के आपस में सामंजस्य जो है वो हम देखते हैं बहुत बेहतर बनाकर रखते हुए। उनकी भूमिका आज के समय में कैसे बढ़ रही है और कैसे वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभा रहे हैं इसे संरक्षित करने के साथ साथ पूरी संदेश बाहर तक देने के लिए, और आप उनके साथ कैसे जुड़कर काम करते हैं? तो देखिए, हमारा बहुत काफ़ी हजारों गांव में जाना रहा जी, और एक चीज़ हमें स्वीकार करनी पड़ती है किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को कि सच्चाई। बिल्कुल। और सच्चाई ये है कि अब वैसी संस्कृति नहीं बची है गांव में जी। सब लोग अर्थव्यवस्था के अंदर से उसका मायने ढूंढना चाहते हैं, कि वो जानना चाहते हैं कि इस काम करने से हमें अर्थव्यवस्था में जुड़ाव कैसे होगा। जी। ये एक नई चीज़ आ गई है पिछले 10 से 15 साल में। ठीक है, वो उसको सीधे संस्कृति के माध्यम से नहीं देखना चाहते, वो उसको अर्थ के माध्यम से देखना चाहते हैं। तो अब इस परिस्थिति में हमें उन रोल मॉडल्स खड़े करने पड़ते हैं। ठीक है। मैं आपको एक रोल मॉडल का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि रोल मॉडल उनको दिख जाता है, फिर वो अपना आचरण और सब कुछ समझ जाते हैं। और आप बोलते रहेंगे, करके दिखाते रहेंगे, उसमें समय भी जाएगा और शायद समझ कम आता है। जी। तो
आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कोई पीपल का पेड़ दिख जाता है जिसमें मधुमक्खी के छत्ते लगे होते हैं जी। और वो छत्ते ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं जी। आज भारत में अधिकतर जो शहद बन रहा है वो प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, वो डब्बों से बन रहा है या तो हमें बताना पड़ता है ये सोना है और ये लगा है आप पे। अब इस सोने को संभाल लोगे तो आपका अर्थव्यवस्था भी बदल जाएगी। लेकिन उस सोने को संभालने के लिए जी। आपको वो पीपल का पेड़ चाहिए जी। उसके आसपास जंगली फूल चाहिए और थोड़ी से नदी पोखर कुछ चाहिए जो चलते रहें। तो ये अपने आप बात समझ आ जाती है। और उसके बाद अगली चीज़ ये होती है कि उसको सहेजने चलाते रहने के लिए अपने आचरण क्या होने चाहिए। आचरण जी बिल्कुल। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े, भोपाल जोन से बात करेंगे। स्वागत है प्रदीप जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में, बताइए। अरे शुभ जी, मैं एक्सपर्ट महोदय से ये पूछना चाहता हूँ जी। मैं डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ भोपाल से जी। मैं एक्सपर्ट महोदय से ये पूछना चाहता हूँ जी 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 ये आज ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। तो पहले संदीप जी आपसे ही इसके बारे में जानेंगे, फिर त्यागी जी से इसके बारे में जानेंगे कि प्रशासन की तरफ से इस पर क्या हो रहा है। हाँ, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग वो भी आचरण से ही जुड़ा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अच्छा जवाब भारत के ही पास है अगर आप पूरे विश्व को देखें, क्योंकि हमारे पास सूर्य होता है और ऋतुएं होती हैं 6 जी। और उसके दो पक्ष और होते हैं। हमारे पास इतनी जैव विविधता बन सकती है। बिल्कुल। और यदि आपने महसूस किया हो जहाँ अच्छे वन होते हैं और अच्छे पेड़ होते हैं, या भोपाल में ही आप अभी 46 डिग्री नीम के अच्छे बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो आपको पता लगेगा नीचे 30 डिग्री है। जी बिल्कुल। तो इसका सबसे बढ़िया जवाब ग्लोबल वार्मिंग का भारत के पास है। पेड़ लगाएंगे अपने आप वो वार्मिंग कट जाती है, और साथ साथ कटती नहीं है, हम उस पूरे सूर्य की ताप को एक आर्थिक रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो इतना बढ़िया चीज़ है। बढ़िया। ये वास्तविकता तो है त्यागी जी। क्या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर प्रशासन भी उतना ही सचेत है? जो वृक्षारोपण की हम बात कर रहे हैं, वनों को संभालने की हम बात कर रहे हैं। देखिए, वनों को संरक्षित करने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है कि आपको अपने ऐसे क्षेत्र खास तौर से जो कि खेती के लिए उपयोगी नहीं है जी, उन क्षेत्रों में वन है, तो वो वन ऋतु जलवायु के जो अभी बढ़ते हुए तापक्रम में को ठंडा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा हिंट किया कि वृक्ष सूर्य से आने वाले ताप को जी मनुष्य के लिए उपयोगी फल फूल और लकड़ी में बदल देते हैं। जी। तो इससे उसका तापमान धरती का कम होता है, और ये छोटा मोटा तापमान नहीं है। बिल्कुल। प्रति वर्ग मीटर में 765 वाट के बराबर ऊर्जा आती है जी। मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि 1000 वाट का हीटर जलाना जैसा है। बिल्कुल। उतनी ऊर्जा जिसको वृक्ष अपने पत्तों में अब्जॉर्ब करके उपयोगी सामग्री में बदलता है जी। तो टेम्परेचर को कम रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यही वन संरक्षण का लक्ष्य है। बिल्कुल। और यही जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो संदीप जी ने आपको बताया कि हमारे पास ही इकलौता ऐसा देश है जिसके पास 6 अलग अलग मास होते हैं, उनमें भी 2 अलग अलग पक्ष होते हैं। यही कारण है कि नमस्कार एमपी में हम लोग रोज उससे जुड़ने के लिए आप प्रयास करते हैं कि जेठ मास हो या फिर फाग मास हो, किसी भी तरह का मास हो, उसमें कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो, वो सारी जानकारियां आपको देने का प्रयास करते हैं। संदीप जी, एक रोल मॉडल वाली आप बात कर रहे थे, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रोल मॉडल्स की जब हम बात करते हैं तो संदीप जी का नाम भी उसमें शामिल होता है और होना चाहिए भी। संदीप जी स्वयं एक IITian रहे हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं, और फिर उन्हें लगा कि IIM से उन्होंने पढ़ाई करने के बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जितना आप दूर जाते जाएंगे अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से, उतना तो ज़्यादा काम आप करते जाएंगे, निजी विकास शायद आपका हो जाएगा, लेकिन क्या हम अपने देश का विकास कर सकते हैं? क्या हम अपने समाज का विकास कर सकते हैं? जब संदीप जी जैसे लोगों को देखते हैं तो फिर वाकई हमें ये मानना भी चाहिए और ये विश्वास भी करना चाहिए कि परिवर्तन जो अगर कहीं से शुरू होता है तो वो हमसे ही शुरू होता है। तो संदीप जी, एक संक्षेप में आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये परिवर्तन आपके जीवन में कैसे आया, और आपको देखकर जो युवा जुड़ रहा है, जो आज देख रहा है हमें, उसे कैसे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि ये भी उतना ही आवश्यक है जितना निजी विकास आवश्यक है? हाँ, तो पहले दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ, फिर पहले पे आ जाता हूँ। बिल्कुल। तो पहला ये है कि जो जुड़ रहे हैं लोग, उनके सवाल तो हमारे जैसे ही हैं कि कैसे देश की मूल संपदा को इस्तेमाल करके हम
आगे बढ़ें, जी। क्योंकि दूसरा रास्ता है नहीं, सब पलायन नहीं कर सकते। तो कैसे उसको, तो ऐसे हम अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छे रोल मॉडल जिनका जो कोई हिमालय में काम कर रहा है, आप मानेंगे नहीं, मुझे अभी 28 तारीख को चुलिंग जाना था, हैंगो वैली, वहाँ पे 3000 कार्यकर्ता देश भर से इकट्ठे हुए हैं और वो बिल्कुल खड़ी पहाड़ी, बर्फीली पहाड़ियों में उगा रहे हैं। तो ये हर जगह मौजूद है, बस अब इनको एक बता देना है कि अब इसका समय आ गया है, और वो बहुत अच्छा ज्ञान लेके बैठे हैं हर जगह का। अब पहले चीज़ पे आता हूँ, पहले सवाल पे कि हम कैसे प्रेरणा कैसे मिली। प्रेरणा का मूल कारण यह है कि हम एक धन उपार्जन करने का एक तरीका जानते हैं जी, और वो तरीका ये होता है कि संसाधन ले लिए जाएं, एक मुश्त ले लिए जाएं और उसका इस्तेमाल करके हम धन कमा लें। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक तरीका होता है कि एक मुश्त ना लिए जाएं, उसको बढ़ते, जैसे नीम के पेड़ की हमने बात की, बढ़ते जाएं और तब हम उसमें से कमा लें। ये भारत की सोच थी, समग्र सोच थी। तो जो पहला तरीका है उसमें वो तरीका हमारा नहीं है, उसमें हम कर्जदार बनते जाएंगे और वो हो रहा है। मेरे सामने 20 साल में हो गया जो मैंने सोचा था कि तब होगा। अब दूसरा तरीका है कि हम अपनी पूरी संपदा को लें, मुफ्त में सूर्य की बिजली आ रही है, मुफ्त में मानसून आता है, किसी अन्य विश्व के भाग में मानसून ऐसा नहीं आता। वो लाने के लिए अरब देश में आपको सब पूरा विश्व बिक जाएगा तो भी आप उतना पानी नहीं दे पाओगे। ठीक है। तो ये इतने बड़े बड़े हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो फ्री में काम करते हैं और इनको इस्तेमाल करके हम ऐसी संपदा बनाएं जो सबसे अच्छी हो। तो वो विचार आया कि ये सबसे मूल्यवान संपदा है, इसको एक ना एक दिन सामने आना ही पड़ेगा। और तभी से इस काम में लग गए हम। हम रोल मॉडल की बात कर रहे थे कि हमारे साथ संदीप जी जो हैं वो बहुत अच्छे रोल मॉडल हैं। मैं त्यागी सर से बात करना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी उनसे कि कुछ समाज सेवी हैं, NGOs काम कर रहे हैं, कुछ स्वयं सेवी हैं संदीप जी जैसे, तो जो आगे आकर अपना योगदान देना चाहते हैं वन संरक्षण के ऊपर, जैव विविधता के ऊपर, तो जो विभाग है वो किस तरह उनकी सहायता कर रहा है आगे बढ़ने? हम लोग स्थानीय लोगों के साथ वनों के संरक्षण के लिए जो काम करते हैं जी, उसमें लोगों को प्रेरित करने, प्रशिक्षित करने, जी, उनका कौशल उन्नयन करने और जागरूकता के अभियानों में जी, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद लेते हैं, उनके साथ काम करते हैं स्थानीय लेवल पर। और जो भी लोग इसमें रुचि रखते हैं जी, वो स्थानीय स्तर पर हमारे DFO से संपर्क कर सकते हैं। मुख्यालय स्तर पर हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया सर आपने। मैं संदीप जी से यही पूछना चाह रहा था कि ये तो प्रशासन की तरफ से हो गया, जो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, जो आप जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके साथ जो युवा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जागरूकता तो युवा के बीच भी आई है, उसे शायद एक दिशा ना मिले, वो दिशा कैसे मिले और कैसे वो आप जैसे लोगों के साथ जुड़कर काम करना चाहें तो जुड़ सकते हैं? हाँ, तो सबसे पहले काफ़ी सारे युवा हमसे जुड़े हुए हैं और उनमें वापस एक वो विचार लाना पड़ता है कि आपको दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, संसाधन आपके पास भगवान ने फ्री में दिया है। ठीक है। और इसका उपयोग करना हम सीख लें। सिर्फ ये संसाधन नहीं है, देखिए वन तो एक चीज़ हो गई, प्रकृति तो एक चीज़ हो गई, हमारे पास प्रकृति को इस्तेमाल करने के लिए हजारों वर्ष का एक ज्ञान था। पुरानी प्रोडक्ट बनते थे, अचार बनते थे, विनेगर बनते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो हम सूर्य को इस्तेमाल करके बना लेते थे। ठीक है। तो वो ज्ञान उसके ऊपर होता है, तब वो काम करने लगता है, तब हम और फिर उससे संपदा खड़ी हो जाती है, अर्थ में भी खड़ा हो जाती है। तो वो युवा को ये सिखाना पड़ता है कि संपदा को दूर मत देखो, अपने पास में देखो। अब वो जो बहुत अच्छा ज्ञान है जो विलुप्त हो रहा है उसको ढूंढ के लाओ और उसको वो ज्ञान आपको बताएगा सारी चीज़ें, प्रकृति को इस्तेमाल कैसे करना है वापस चीज़ बनाने के लिए। और बिल्कुल भटको नहीं कि मीडिया में जो चल रहा है या US में जो चल रहा है उससे नहीं भटको। आपके पास सबसे बढ़िया चीज़ है, बनाओ और फिर देखो आप कि कैसे वो जाती है। बिल्कुल, इसमें एक बड़ी भूमिका वन विभाग भी अदा कर सकता है त्यागी जी। जी बिल्कुल। ये जानकारियाँ लड़कों तक, युवाओं तक पहुँचाने में कि जो संदीप जी कह रहे हैं वो हमारे पास है, हमसे आके आप ले लीजिए, वो कैसे संपर्क करें? बिल्कुल सही कहा। प्रदेश के 15,608 ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ हैं जी,
और हम लोग स्थानीय समुदायों की भागीदारी से जो उनके सपने हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार न केवल जंगल बल्कि ग्राम के विकास के में भी भूमिका अदा करते हैं। और उसमें मुख्य जो सिद्धांत है वो स्थानीय ताकत, स्थानीय जो शक्ति है, चाहे संसाधन की शक्ति हो, चाहे कौशल की शक्ति हो, मानव संसाधन की शक्ति हो, स्थानीय ताकत के आधार पर विकास की नींव रखना। बिल्कुल, यही हमारा मूलभूत काम करने का तरीका है और इसके बहुत अच्छे नतीजे बहुत जगह पर आए हैं। बिल्कुल। एक वनोत्पाद को लेकर भी, जैसे अभी संदीप जी ने भी एक बात कही कि अचार जो बनता है था पुराने ज़माने में, अभी आप भी थोड़ी देर पहले आंवले की बात कर रहे थे, इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, हरबट्टी हम जिसको कहते हैं, क्या वनोत्पाद को लेकर कोई वन विभाग की तरफ से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है? जी, मध्य प्रदेश में जो लघु वनोपज को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, उनको संग्राहक, उनके सबके सहयोग से त्रिस्तरीय सहकारी संघ मध्य प्रदेश में संचालित है जी। वो सभी तरह की लघु वनोपज को जंगल में संरक्षण करने, उसका विनाश विहीन विदोहन करने, प्रसंस्करण करने और फिर उसका विपणन करने के लिए काम करता है। बिल्कुल। तो इसमें गांवों में मुख्य रूप से महिलाओं के, पुरुष भी उसमें रह सकते हैं। अच्छा। और महिलाएं मुख्य रूप से लघु वनोपज के संग्रहण में भूमिका अदा करती हैं जी। तो उनके स्व सहायता समूहों के माध्यम से वनधन केंद्र बनाने की भारत सरकार की योजना भी यहाँ पर संचालित हो रही है, जिसमें करीब करीब 25,000 परिवारों को पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने प्रशिक्षण देना, उनको प्रसंस्करण के लिए उपकरण उपलब्ध कराना जी। और विपणन के लिए धन उपलब्ध कराना और लगातार संपर्क करके उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना, इस भूमिका को संघ अदा करता है। चलिए, तो देखिए, अब प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो चाहे संदीप जी का जो निजी काम अपना कर रहे हैं वनों में जाकर, ग्रामीण अंचलों में जाकर, और या फिर वन विभाग की तरफ से त्यागी जी जो काम कर रहे हैं, वो लगातार एक ही चीज़ की तरफ हमें ले जा रहा है। वो ये कि 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक लूज लूज कंडीशन होती है जिसमें आप प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और ख़ुद का भी नुकसान कर रहे हैं, आज नहीं तो आने वाले 4-5 सालों बाद। एक होती है विन एंड लूज, जिसमें आप तो जीत जाते हैं आज के लिए लेकिन प्रकृति हार जाती है। और तीसरी जो तरीका होता है वो है विन एंड विन कंडीशन, जो संदीप जी बात कर रहे थे कि मधुमक्खियाँ होती हैं तो अपने आप हनी निकल कर आता है, मधु निकल कर आता है, लेकिन जब हम आज मधु उपयोग कर रहे हैं वो तो प्राकृतिक नहीं है। तो विन विन कंडीशन को फॉलो करेंगे, कैसे प्रकृति का इस्तेमाल कितनी हद तक आपको करना है अपने और प्रकृति दोनों के लाभ के लिए, ताकि लंबे समय तक वो आपकी सहायता कर पाए, आपको पाल पोस कर और अच्छा नर्चर कर पाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी को विकसित करना होता है, किसी व्यक्ति का विचार या आचरण विकसित करना होता है, तो कहते हैं उसकी प्रकृति को बनाना। तो अपनी प्रकृति को जितना अच्छा रखेंगे, आपकी निजी प्रकृति भी उतनी अच्छी ही होगी। तो आप दोनों का धन्यवाद, संदीप जी और त्यागी जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। सारे कॉलर्स का धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अच्छी अच्छी बातें आपने कही। कल जब हम आपसे मिलेंगे तो एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और बताएंगे क्या कुछ खास होगा कल। फिलहाल आज और मुझे कृतिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।